थोड़ा आवाज कम कर दो। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे शब्द के भेद के बारे में, और शब्द का भेद का हमने कहा था उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 भेद हैं। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे और लिखे थे आप उत्पत्ति के अनुसार कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार अगर हम शब्द के भेद की अगर हम बात करें आपसे, तो इनके 4 भेद हैं आपके। एक कहलाता है तत्सम, और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है तद्भव, और तीसरा कहलाता है देशज, और चौथा कहलाता है विदेशज। इसको कभी कभी किताबों में देशी और विदेशी शब्द भी कहा गया है। देखो, तत्सम का मतलब यह है संस्कृत का जो मूल शब्द है। जैसे हिंदी भाषा में जो संस्कृत के मूल शब्दों का हूबहू हम प्रयोग कर देते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं तत्सम। ये संस्कृत का शब्द है। तत् मतलब होता है वैसा, और सम मतलब समान, यानी उसी के समान प्रयोग कर देना, इसको कहते हैं तत्सम। जैसे मान लो आप कभी कभी हिंदी में संस्कृत के शब्दों का जो प्रयोग कर देते हैं, उसे शब्द को हम कहेंगे तत्सम। जैसे मान लो एक शब्द हम कहते हैं क्षत्रिय। अब ये शब्द आपका तत्सम भी है, और इसी का रूप आप हिंदी में डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया उसका तत्सम। बात समझे? जैसे तत्सम में, जैसे मान लो हम कहते हैं अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये जो संस्कृत वाले शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, इनको कहेंगे हम तत्सम। जैसे हम कहेंगे आम्र, आम्र मतलब आम जिसको कहते हैं, तो ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम के बाद शब्द है तद्भव। तो तत् मतलब होता है वैसा, सम मतलब समान, यानी चूंकि यह संस्कृत से निकला हुआ है, हिंदी जो भाषा है वो कैसी भाषा है? संस्कृत से ही पैदा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि संस्कृत से निकला पाली, पाली से आया प्राकृत, प्राकृत से आया सौरसेनी, उसके बाद आया अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर आया हिंदी। हिंदी में भी 2 प्रकार की हिंदी, एक पश्चिमी एक पूर्वी, और उसमें एक फिर आया खड़ी बोली। बहुत सारे अलग अलग उसकी भाषाएं हैं। कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी उसके अंतर्गत आती हैं, जैसे मागधी से निकला मगही, भोजपुरी, है ना, मैथिली, ये सब जो मागधी से निकला, जो बिहारी भाषा जिसको आप कहते हैं। तो ये जो तत्सम जो शब्द है, तो मैंने कहा ना कि तत् मतलब वैसा, सम मतलब समान, यानी जो संस्कृत से निकला है ठीक हूबहू उसी के समान शब्दों का प्रयोग कर देना, ये हो गया तत्सम। और तद मतलब तद्भव, यानी अर्थ तो भाव तो वही है, लेकिन थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। भाव वही है, अर्थ वही है, लेकिन हमने उसको हिंदी में प्रयोग करने के लिए थोड़ा हमने उसको परिवर्तन कर दिया। जैसे अग्नि से हमने कर दिया आग, आम्र से कर दिया हमने आम, तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे तद्भव, इसको कहेंगे तद्भव। तो समझ में आ रही बात? तो इसी को हम कहेंगे तद्भव। यानी जैसे ही आपको तत्सम से तद्भव में आएंगे, तो आपका उसी का बिगड़ा हुआ रूप, जैसे अंग रक्षक, यह है आपका तत्सम, और अंग रखा, ये हो गया तद्भव। ऐसा जो तद्भव है, जैसे कहते हैं संस्कृत में कहते हैं कर्पूर, हिंदी में कहते हैं कपूर, है ना। अब शिव जी का एक मंत्र पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, पढ़े होंगे। कर्पूर गौरम, जिनका शरीर कर्पूर के समान गौर वर्ण है। गौर मतलब होता है गोरा। अब देखो, गौर से बना गोरा। अब गौर संस्कृत का शब्द है, और उससे बना गोरा, गौर ये वर्ण, तो गौर ये हो गया आपका संस्कृत, और गोरा हो गया तद्भव, यानी उसी से बिगड़ा हुआ रूप हिंदी में। तो क्लियर है दोनों का? अब उसके बाद है देशज। देशज वैसे शब्दों को कहते हैं जो हम ऐसे ग्रामीण भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, यानी
आम बोलचाल की भाषा में जिसकी उत्पत्ति का स्थान कौन है नहीं पता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए आग, इसकी उत्पत्ति का पता है कि संस्कृत से आया है, अग्नि से आया है, तो इसकी उत्पत्ति का पता है। लेकिन देशज जो शब्द है उसकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जहां क्षेत्रीय भाषा है, जैसे गांव की भाषा, मान लो मगही में उसी को कुछ और भाषा कुछ और शब्द कहते हैं, आप चलो भोजपुरी में उसी को कुछ और कहते हैं, मैथिली में कुछ और कहते हैं। तो ये जो वहां की जो देशी भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, इसको कहते हैं देशज। जैसे जैसे लोटा, अब देखो इसका देशज है, ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई कोई पता नहीं है। उत्पत्ति लोटा कहां से आया नहीं पता है। हम बोलते बोलते हम लोग लोटा कर दिया, तसला है ना, कहते हैं लोटा, मालूम कहते हैं तसला, जैसे कहते हैं डोरी, लोटा डोरी कहते हैं ना, डोरी। तो ये जो शब्द है, ये सारे शब्द हमारे देसी शब्द हैं जो लोकल लैंग्वेज से निकल करके आया। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं विशेष विदेशज की। विदेशज का मतलब क्या? अब आप एक बात कहिएगा कि भाई आपको संस्कृत का अगर शब्द हिंदी में मिला हुआ है, ये तो दूसरे भाषा का शब्द है, फिर हम इसको विदेशज क्यों नहीं कहेंगे? बोले इसको विदेशज इसलिए नहीं कहेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तब तो उसका मदर लैंग्वेज है वो, है बात। आप उसको विदेशी नहीं कह सकते, उसको मदर लैंग्वेज है वो। तो हिंदी का मदर लैंग्वेज है जिसमें तत्सम शब्द है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव है। और आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में तत्सम देशज है। और विदेशज का मतलब है जैसे पुर्तगाली के शब्द आ गए, जैसे अरबी शब्द आ गए, जैसे उर्दू के शब्द आ गए, जैसे फारसी के शब्द आ गए, जैसे अंग्रेजी के शब्द आ गए। ये जो कुछ भाषाओं के शब्द आपके पास आ गए, इनको हम कहते हैं विदेशज। क्या बोलते हैं इनको? तो जैसे मान लो हम कहते हैं अमरूद। अब ये देखो, अमरूद को मत समझना हिंदी का शब्द है, ये विदेशी भाषा है ना, ये विदेशी भाषा है। हाँ, अमरूद ये आया पुर्तगाल साइड से आया है। जैसे आलमारी, ये विदेशी शब्द है, आलमारी विदेशी शब्द है ना। जैसे और भी ले लो, जैसे हम कहते हैं जिंदगी, ये फारसी का शब्द जो उर्दू में होकर क्या है जिंदगी। ये सब कुछ ऐसे शब्द, जैसे डॉक्टर, जैसे हॉस्पिटल, ये सारे शब्द विदेशज हैं। अब आप कहिएगा कि सर कैसे पहचाने कि विदेशज है? हमको तो लगता है अमृत तो हिंदी का शब्द है, हम लोग तो आलमारी हिंदी का शब्द है, कैसे पता चलेगा कि ये किस भाषा से आए? ये कैसे मालूम चलेगा? ऐसा कोई टेक्निक है जो पता चल जाए कि ये अरबी का शब्द है? क्या कुछ ऐसा टेक्निक है जो पता चल जाए पुर्तगाली शब्द है? कुछ ऐसा टेक्निक है जो आपको पता कर दिया फारसी का शब्द है, उर्दू का शब्द है? तो एक लाइन में सुन लीजिए, ये आपको पता नहीं चलेगा। एक लाइन की बात है, क्योंकि आप उन सारी भाषाओं को नहीं जानते हैं। आप जिस भाषा को जानते हैं उसको समझ में आएगा। आप हिंदी जानते हैं फिर भी आपको नहीं पता है कि अमृत विदेशी शब्द है। तो जब अपनी भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द आपको नहीं पता है, तो दूसरी की भाषा तो आपने पढ़ाई नहीं है। आपने अरबी नहीं पढ़ी है, आपने फारसी नहीं पढ़ी है, आपने पुर्तगाली नहीं पढ़ी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जितना आप कहीं से देख लेंगे, किताबों में देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, कहीं क्वेश्चन बनाते समय समझ लेंगे, कुछ कलेक्शन आपको लिखा दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये शब्द इन भाषाओं से आए। हम इनके कुछ कलेक्शन से आपको लिखवा देंगे या दे देंगे आपको कलेक्शन, जो आम सामान्यतः पूछे जाते हैं वैसे कुछ शब्दों का कलेक्शन हम आपको दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये इस भाषा से आए हैं। एक बार उस कलेक्शन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब याद रखने की चीज है, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है कि ये इस भाषा के शब्द है, ये टेक्निक नहीं है। तो ये चार बातों को आप लोग समझे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
आपसे तत्सम और तद्भव देश और विदेश से संबंधित आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? हालांकि आपको तो 10 ही नंबर का आपका एग्जामिनेशन है, लेकिन जिसमें हिंदी बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसमें हिंदी से रिलेटेड तत्सम तद्भव देशज और विदेशज के प्रश्न जरूर आते हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको आ जरूर जाए कि तत्सम बताइए, तद्भव बताइए, देशज बताइए, विदेशज बताइए, आप चुनकर बताइए किसके कौन से शब्द हैं। तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है, इस पर हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना? तो जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तब की बात हम बाद में करेंगे। अभी आप निश्चिंत से अभी देखिए इसको, और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा। हाँ, इसका इसका हम आप लोगों को दे देंगे कलेक्शन भी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे। खैर अभी आप केवल समझिए कि शब्द होते कितने प्रकार के हैं और कैसे उन शब्दों का विभाजन करते हैं, उनके भेद क्या क्या होते हैं शब्दों के, हम उनकी बात आपसे कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम तीसरा जो शब्द के भेद की बात करते हैं। अब कहता है शब्द का भेद, कार्य के अनुसार शब्दों का भेद। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार शब्दों का भेद। तो ऊपर में हेडिंग बना लीजिए, आप लोग नोट कर लिया ना इसको, नोट कर लीजिए इसको। तत्सम में कुछ कोई लिख लीजिए, क्षत्रिय, अग्नि, आम्र, तद्वम लिख लिया, आम, आम, आग, देशज, लोटा, तसला, डोरी, विदेशज, अमरूद, आलमारी, जिंदगी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कुछ कुछ 2 4 5 तो ऐसे केवल समझने के लिए मैंने आपको लिखा दिया है। सर मैथ क्लास कब से होगा? ये तो मुझे नहीं पता है कब से होगा। सिविल कोर्ट में हिंदी 20 नंबर का पूछता है सर, तो सिविल कोर्ट का हिंदी पूछने का तरीका भी अलग है। 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का अंग्रेजी है उसमें, और वहां पर आप लोगों को लिखने के लिए आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको। जो पीटी अगर आप पास कर चुके हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसमें ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है आपको। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सिविल कोर्ट वाले एग्जामिनेशन का। पीटी जो पास कर चुके हैं, या पीटी का अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, जिनका लगता है कि पीटी हो जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाया है। चलिए देखिए, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि किसके अनुसार, तो अब हम बात करते हैं आपसे कि कार्य के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं। तो चलिए कार्य के अनुसार शब्दों के भेद आ जाइए। कार्य, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंक्शन। कार्य, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? फंक्शन के अनुसार शब्दों के भेद। मालूम है आपको कितने भेद होते हैं? बोलो जी। कार्य के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और कार्य का मतलब क्या है? शब्दों के कार्य का क्या मतलब है? देखो, शब्दों के कार्य का क्या मतलब है, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें शब्द का प्रयोग करते हैं, और हर एक वाक्य में शब्द अपना अपना कुछ कार्य करता है। कोई, जैसे अगर हम कहते हैं राम खाता है, अब इसमें राम एक शब्द है और खाता है दूसरा शब्द है। अब आप इसमें देखो, राम किसी व्यक्ति का नाम हुआ तो आप इसको क्या कहते हैं? संज्ञा है। और खाना क्या है? क्रिया है। तो ये जो कार्य कर रहा है, तो वाक्य में राम का काम क्या है? किसी का नाम बताना। और खाना का क्या काम क्या है? किसी कार्य को शो करना, किसी कार्य के बारे में बताना। इसी को कहते हैं कार्य के अनुसार शब्दों के भेद, जिसको आप अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और हिंदी में इसी को फंक्शन के अनुसार कार्य के भेद, यानी कार्य के अनुसार शब्दों के भेद कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पढ़े हैं ना? ठीक वैसे ही अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी आपके 8 प्रकार के शब्द हैं। कार्य के अनुसार उनके भेद की अगर हम बात करें तो कार्य के अनुसार कितने प्रकार के भेद हैं? 8 प्रकार के। तो चलिए हम 8 प्रकार के शब्दों की बात करते हैं। तो शब्दों के भेद में सबसे पहला है आपका संज्ञा, जिसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे नाउन। दूसरा लिखिए, देखिए अंग्रेजी लिख रहे थे, दूसरा लिखिए आप सर्वनाम।
दूसरा लिखेंगे आप सर्वनाम, इसको क्या कहेंगे आप? प्रोनाउन। तीसरा लिखे विशेषण, जिसको आप कहेंगे एडजेक्टिव। चौथा लिखेंगे क्रिया, जिसको आप कहेंगे वर्ब। पांचवा लिखेंगे क्रिया विशेषण, उसको आप अंग्रेजी में कहेंगे एडवर्ब। और छठा नंबर में लिखेंगे संबंध सूचक अव्यय, जिसको आप कहेंगे प्रीपोजिशन। छठा नंबर में आप कहेंगे प्रीपोजिशन, इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, यह है प्रीपोजिशन। थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं, हम क्लास में बाद में बात करते हैं जरा। हेलो, सातवां नंबर देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय इसको कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगे कंजंक्शन। और आठवां नंबर में आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको आप कहेंगे इंटरजेक्शन। ये कार्य के अनुसार शब्दों के भेद हैं, जैसा काम वैसा नाम। जैसा काम वैसा नाम। तो ये हो गया कार्य का भेद। पढ़े होंगे बचपन से ही आप लोगों की संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। हम थोड़ा थोड़ा इसका डिफिनेशन आपको बता देते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम इसके भेद की कुछ बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की, संज्ञा का, उसके बाद हम सर्वनाम पर आएंगे। सबसे पहले संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम संज्ञा की बात करते हैं आपसे। आप हेडिंग बना लीजिए संज्ञा। संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे नाउन। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी पक्षी का नाम हो, किसी भाव का नाम हो,
इसे भाववाचक बनता है। भाव का नाम, ये इसको कहते हैं संज्ञा। यानी संज्ञा की परिभाषा तो आप समझ गए होंगे, किसको कहते हैं संज्ञा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, बिना नाम का कोई है? सब चीज का कुछ ना कुछ नाम है, और उस नाम को क्या कहते हैं आप? उसी नाम को कहते हैं संज्ञा। जैसे में मान लो, अगर हम कहें लड़का, संज्ञा है कि नहीं? कहें किताब, संज्ञा है। कहें गाय, संज्ञा है। कहें राम, संज्ञा है। कहें सुंदरता, यह भी संज्ञा है। सुंदरता एक भाव है ना, जिसको भाव से समझते हैं, जिसको कहते हैं ईमानदारी। ये सब के सब कहते हैं पानी, ये जैसे कहते हैं पटना। ये सब के सब जो आपके शब्द हैं, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। अच्छा, इत्यादि और आदि में फर्क समझते हैं? कभी लिखते हैं इत्यादि और कभी लिखते हैं आदि, क्या फर्क है? और आदि में नहीं, आदि में और भी आगे जाएगा, लेकिन इत्यादि तब कहते हैं जब ढेर सारे उसके एग्जाम्पल और आगे हैं, अनंत बहुत सारा है, तो वहां करेंगे इत्यादि। इति आदि, इसी तरह का और आगे और आगे। और आदि का मतलब है बहुत ज्यादा नहीं बचा है, दो चार ही और आगे है, तो इसको कहते हैं आदि। यहां इत्यादि इसलिए लिखा गया कि इस तरह के सैकड़ों और हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसलिए इसको इत्यादि कहते हैं। तो इत्यादि और आदि के बीच का ये फर्क है। अब जरा देखिए, तब तो आप लोग संज्ञा समझ गए, समझ गया ना? अच्छा, तो मेरे हाथ में एक वस्तु है, ठीक है? बोलो ये संज्ञा है कि नहीं है? पक्का? मैं संज्ञा हूं? ब्लैक, ये बोर्ड संज्ञा है? ये हमारे हाथ में कलम संज्ञा है? ये वस्तु संज्ञा है? ये जितनी सारी चीजें मैंने कही है, कोई संज्ञा नहीं है। बोलिए तो बड़ा गड़बड़ बात है, आप तो बोले कि सब संज्ञा है, और आप कह रहे हैं संज्ञा नहीं है। हमने आपको जो परिभाषा बताया, परिभाषा क्या है? कहता है व्यक्ति का नाम, भाव का नाम, वस्तु का नाम संज्ञा है, वस्तु संज्ञा नहीं है। देखो परिभाषा क्या है, क्या कहा कि नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर ऐसा होता तब तो फिर सीधा क्वेश्चन, तो सीधा परिभाषा होता कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। फिर क्यों लिखते हैं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं? अंग्रेजी में होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। फिर नेम ऑफ कहने की क्या जरूरत थी? फिर तो सीधे कहते हैं नाउन इज ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। आपने कहीं पढ़ा है कि व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं, स्थान को संज्ञा कहते हैं? नहीं, व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मेरे हाथ में एक वस्तु है, मैंने आपको क्या दिखाया? वस्तु, किसका नाम? अब आप मन ही मन नाम सोच लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वस्तु नाउन नहीं है, इसका नाम नाउन है, संज्ञा इसका नाम है। अगर हम कहें बोर्ड, मार्कर, ये शब्द नाउन है, ये शब्द संज्ञा है। हम अगर कहें मोबाइल फोन, अब ये जो मैंने शब्द कहा ये संज्ञा है। अब आप कहिएगा तो इसमें क्या अंतर है? आप तो वही बात तो कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैं संज्ञा नहीं हूं, बोला आप एक आदमी है, एक शिक्षक है, तो शिक्षक शब्द संज्ञा तो है ही, फिर कैसे नहीं संज्ञा है? अब हम आपको दिखाते हैं नाम और वस्तु में क्या फर्क है। सपोज करो कि तुमको लगी है प्यास। अब प्यास लगी है तो क्या चाहिए आपको? पानी। देखो इसको प्यास लगी, तुमको प्यास लगी है, तुमको चाहिए पानी, ठीक है? तो हम एक सादा पेज पर पानी लिख करके तुमको दे देते हैं, बोले लो पियो। बोले कैसे पिए? हम तुझसे पूछ रहे हैं क्या है ये? बोला पानी। तो बोला पानी पियो। बोले कैसे पिए? वस्तु थोड़ी है। तो बोले तो क्या है ये? बोले नाम है। वस्तु कहाँ है? बात सुने, तो वस्तु और नाम में फर्क है।
आप जो वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो वस्तु नहीं है, वस्तु को संबोधित करने वाला नाम है, इसे वो संज्ञा है। बात समझ में? तो इस बॉटल में रखा हुआ जो आपका वस्तु है वो संज्ञा नहीं है। जब इसको आप किसी कॉपी पर लिख दिए, क्या है, बोला पानी, अभी हमने लिख दिया पानी, बोला जो हमने पानी, तो पानी बोले तो क्या मेरे मुंह से पानी निकल गया? पानी निकला? बोला आपके मुंह से पानी बोले तो पानी छलका क्या? नहीं, पानी तो बोतल में है, इसके अंदर छलकेगा वो। यही आपका नाम और वस्तु में ये फर्क है। तो नाम को संज्ञा कहते हैं, वस्तु को संज्ञा। अब जाके समझे हैं, बचपन से गड़बड़ कर रहे थे आप। बात बचपन से ही पढ़े थे ना। जब भी हम पढ़ाते हैं तो कहता है कि सर ऐसे ही पढ़े थे, हम यही पढ़े थे। असली बात यह कि आप सबसे पहले उसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। परिभाषा के अंदर आधी बात छुपी हुई है बात, परिभाषा के अंदर उसकी आधी बात छुपी है। अब बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। चलिए हम संज्ञा के भेद की बात आपसे करते हैं। तो चलिए संज्ञा के भेद की बात करते हैं। चलो बेटा लिखते हैं संज्ञा के भेद। एक बच्चा ऑनलाइन में लिख रहा है कि सर ये सब तो पढ़ाया हुआ है, पढ़ चुके हैं सब। ना यहाँ अभी क्लास में पढ़े थे क्या? अच्छा चलिए ठीक। अच्छा ऐसे भी हमको जहाँ सर बोले हैं कि सर एकदम शुरू से पढ़ा दीजिएगा, जो पढ़ाए छोड़ दीजिए, आप अपने तरीके से पढ़ा दीजिए। चलिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने भेद? 5 भेद। बिल्कुल सही है, संज्ञा के 5 भेद। पहला आपका संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, अंग्रेजी भी लिखते जाइए इसका। इसको कहते हैं आप कॉमन नाउन, इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। दूसरा आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे, बोलिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चौथा नंबर में है भाववाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और 5वां नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो द्रव्य कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। द्रव नहीं है, द्रव्य है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे मटीरियल नाउन। इसको कहेंगे मटीरियल नाउन। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रववाचक नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। और सारे काम बारी बारी से आपको डिफिनेशन बता देते हैं। देखो जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, या ऐसा कहे किसी जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा, और किसी उस जाति के अंदर से किसी एक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे? जैसे यहां जितने लोग बैठे हैं एक खास जाति के लोग हैं, आप सबकी एक जाति है, वो है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द हो गया जातिवाचक। और आपका अपना भी एक कोई खास नाम होगा तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है? तो और इन सब का, विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना करके एक क्लास में बिठा दिया गया। अब इसके समूह का एक नाम हो गया वर्ग या कक्षा, तो वो हो गया समूहवाचक। बात समझे? और भाववाचक, जिससे किसी भाव का बोध हो जाए। जैसे
आप किसी चीज को समझने के लिए, अब भाववाचक संज्ञा को पहचान का एक सीधा तरीका समझिए। अगर वो कोई भाव का नाम है, भाववाचक संज्ञा का मतलब किसी गुण का नाम, किसी अवस्था का नाम, किसी भाव का नाम। और इसको पहचानने का तरीका यह है कि दो प्रकार के संज्ञा को दो भागों में बांट दो। एक संज्ञा ऐसा जिसका अपना स्वरूप है, जिसका क्या अपना स्वरूप है, तो वो जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा। जिसका क्या है, जिसका अपना स्वरूप है, वो स्वरूप जिसका भी है उसमें चार संज्ञा आएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और जो नाम तो है परंतु केवल भाव है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे दयालुता। अब मैं आपसे पूछूं कि दयालुता एक नाम है, बोला हाँ नाम है। बोला किस चीज का नाम है? बोला एक गुण का नाम है, एक भाव का नाम है। दयालुता एक भाव है, दयालुता एक गुण है, तो गुण का नाम को दयालुता कहते हैं। तो आपको मैं कहूं तो दयालुता का नाम आपने सुना, तो अब मैं पेन दे रहा हूं, आके इस बोर्ड के ऊपर दयालुता का कोई तस्वीर बनाओ, कैसा होता है? कहेगा सर इसका कोई तस्वीर तो नहीं होती। तो जिसका कोई तस्वीर नहीं है उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा नाम जिसका कोई तस्वीर नहीं बनाया जा सके, लेकिन नाम है लेकिन उसका अपना कोई तस्वीर नहीं है। जैसे सुंदरता, मतलब जिसे आप अपने ज्ञानेंद्रियों से उसे पहचान नहीं सकते हैं। आपके शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम किसी चीज को कैसे जानते हैं? छूकर जानते, सुनकर जानते, सूंघकर जानते, चखकर जानते, है ना, या देखकर जानते। ये 5 हमारे शरीर के अंदर, आंख, नाक, जीभ, त्वचा और एक और क्या था? कान। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। हम किसी भी चीज को जानने के लिए इसी 5 अंगों का प्रयोग करते हैं और उसी से जानते हैं और समझते हैं। लेकिन एक ऐसा संज्ञा जिसमें ये आपके 5 अंग काम नहीं करे, उसको पहचानने के लिए न तो नाक का इस्तेमाल हो, न कान का इस्तेमाल हो, न जीभ का इस्तेमाल हो, न त्वचा का इस्तेमाल हो, न आपके आंख का इस्तेमाल हो। जैसे मान लो आपने एक फूल देखा, वो फूल है गुलाब का। गुलाब का आपने एक फूल देखा, मतलब क्या देखा आपने? मैंने फूल देखा आपने, ठीक बात है। और फूल तो एक जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे पूछे हम कि कौन सा फूल है, बोला गुलाब का फूल है, तो हो गया व्यक्तिवाचक। अब कहते हैं फूल तुमको देखने में कैसा लग रहा है? बोला बहुत खूबसूरत है। बोला ये खूबसूरत कैसे? कहता है देखिए उसकी सुंदरता को तो देखिए, सुंदरता को देखिए। अब आपसे पूछते हैं कि तुम सुंदरता देख सकते हो क्या? ना, सुंदरता महसूस करते हैं। हम देखते वस्तु को है, सुंदरता तो महसूस करते हैं। अच्छा, कोई जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति जो मुझे खूबसूरत लगे वो तुमको भी लगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो फूल मुझे खूबसूरत लग रहा है कोई जरूरी है तुम्हें भी लगे? हो सकता है मुझे गुलाब बहुत पसंद है, तुम कहोगे सर हमको तो गुलदाउदी अच्छा लगता है, हमको तो सर हमको तो गुलमोहर अच्छा लगता है कि नहीं, हमको तो उड़हुल अच्छा लगता है। ये तो अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो सुंदरता वस्तु में नहीं होती है, देखने वाले की आंख में होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जैसे मान लो मेरे आंख के ऊपर चश्मा है और इस चश्मे का जो हमारा जो शीशा है, इसका कलर अगर ब्लैक हो तो सब कुछ कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और अगर ग्रीन हो तो ग्रीन, और रेड हो तो ठीक वैसे ही आंखों में प्यार का रंग भर लो तो सब कुछ प्यारा दिखता है, और आंखों में नफरत का रंग भर लो तो सब कुछ नफरत भरा दिखता है।
हमारे देखने के अंदाज पर है, तो हम आंखों से देखते हैं और महसूस करते हैं उसे मन से, देखते हैं वस्तु को और उसके चीजों को जो महसूस करते हैं उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात समझ में आ रही है? और जिसके अंत में ता लग जाए, जिसके अंत में पा लग जाए, जिसके अंदर अंत में री लग जाए, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, बुढ़ापा, जिसके अंत में पन लग जाए, लड़कपन, है ना, ये सब के सब आपके भाववाचक संज्ञा होंगे। तो चलिए हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा आपको लिखा देते हैं। लिखिए, पहले जातिवाचक संज्ञा लिखिए। देखिए, जातिवाचक संज्ञा उसको हम डिफाइन करके आपको लिखा देते हैं बोल करके। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, देखिए, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा या वैसा नाम, वैसी संज्ञा या वैसा नाम, वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के एग्जामिनेशन का डेट भी निकला है क्या? कब है? जुलाई में? चलिए ठीक है, अभी टाइम है आपके पास। मैंने हमको लगा कि कहीं अगले महीना में नहीं ना है। ठीक है, जुलाई में है तो बहुत टाइम है आपके पास। तो वैसी संज्ञा, वैसा नाम जिससे जाति भर का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पूछा सर हम कैसे पढ़ें कि 10 में 10 आ जाए? जैसे हम पढ़ा रहे वैसे पढ़ लो। क्या? जैसे हम पढ़ाए वैसे ही पढ़ लो तो 10 का 10 आ जाएगा। तो देखो, इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे हम कहें बालक, जैसे हम कहें विद्यार्थी, जैसे कहें गाय, जैसे कहें किताब, ये जितने भी आपके नाम दिखाई पड़ रहे हैं ये सब किसका नाम है? कहता है जाति का नाम है। किताब एक जाति है, गाय एक जाति है, एक गाय, किताब एक जाति है। गाय क्या है? गाय एक जानवरों की जाति है। विद्यार्थी, विद्यार्थी की जाति है। बालक एक जाति है और उसकी जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? दूसरा आप ले लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखिए। दूसरे नंबर में लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए, वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पीडीएफ के फेरा में क्या है? जो लिखा रहे लिखते जाओ कॉपी पर। पीडीएफ डे के चक्कर में मत रहो। पीडीएफ जो क्वेश्चन कराएंगे उसी का मिलेगा। ये सब लिखाते जा रहे हैं, कॉपी पर नोट कीजिए। हाँ,
कॉपी पे नोट कीजिए, कॉपी बनाइए, कॉपी, नोटबुक, पीडीएफ मिलेगा और जाके अलमीरा में रख दोगे, वो पता चला गायब हो गया। यही बढ़िया है, लिखिए, ये बढ़िया है। और जिसकी पीडीएफ की जरूरत है वो हम देंगे आपको। तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ले लो व्यक्तिवाचक संज्ञा, बोलिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, मान लो हम जानवर का नाम कर लो, मान लो आपने एक कुत्ते का नाम रख दिया शेरू, पता है ना जी? नहीं, जैसे मान लो एक किताब का नाम रख दिया रामायण, किसी स्थान का नाम है मान लो पटना। तो ये जितने भी आपके नाम हैं, ये सबके सब नाम क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सबके सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर समय कम है, कैसे करें? समय कम है? क्यों समय कम है? जुलाई में एग्जामिनेशन है, समय कम है? बहुत समय है तेरे पास। यही समय कम है, समय कम है करते करते 25 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, है कि नहीं? हाँ, रोज कहता है समय कम है। इतना समय बिताया तुम, कहाँ समय है? अब देखिए, अब एक बात आप समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द है फल, ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? जातिवाचक। और आम क्या है? क्या है? व्यक्तिवाचक। चलो ठीक, ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। अब जरा आप अब दूसरा बात देखना, आम क्या है? जातिवाचक। और मालदा क्या है? अब देखो, एक ही नाउन एक जगह व्यक्तिवाचक था और एक जगह जातिवाचक भी है। निर्भर करता है प्रयोग पर, आप कैसे प्रयोग करना चाहते हैं इस बात पर निर्भर है। जैसे मान लो आपका कलेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको कलेक्शन में आम की सारी जातियों का नाम है। अब फल का नाम दिया हुआ है आम, केला, है कि नहीं? मान लो उसके आम, केला, अनार, अनानास, माने ऐसे करके दिया हुआ है, और उसमें एक दिया हुआ है आपको मालदा। अब आपसे पूछेगा बताइए से व्यक्तिवाचक कौन है, तो मालदा होगा। व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा? मालदा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है वहां पर कि वो प्रयोग कैसा हो रहा है और क्या पूछ रहा है, उस कभी कभी प्रश्न पर भी निर्भर करता है। क्योंकि एक ही संज्ञा कभी कभी वो जातिवाचक भी हो सकता है और कभी कभी व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। जैसे फल आपका क्या है? जातिवाचक है, लेकिन फल का खास नाम आम तो व्यक्तिवाचक। अब आम और मालदा के बीच में अगर हम कहें तो आम हो गया आपका जातिवाचक, अब मालदा क्या हो गया? कमर समझ आ रही है बात? तो इस प्रकार से आप इनका प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं समूहवाचक की। देखिए, समूहवाचक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। देखिए, वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध होगा उसको कहेंगे समूहवाचक। अब समूह का नाम, और समूह किसकी चीज का? किसी वस्तु का समूह, किसी व्यक्ति का समूह, किसी स्थान का समूह, या किसी भी चीज के समूह का एक नाम रख दीजिए। जैसे अगर हम कहते हैं बंडल, तो बंडल किताबों का बंडल, तो बंडल क्या हो गया? समूह का नाम है।
इसलिए हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा गुच्छा, मेला, ये सब क्या है? समूह का नाम है। जैसे वर्ग समूह का नाम है, जैसे आप कहते हैं दल समूह का नाम है, जैसे सेना समूह का नाम है। ये जितने भी समूह के नाम वाले शब्द हैं, इन सब को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दल, जैसे गुच्छा, जैसे कक्षा, है ना। अपने आप में समूह जो शब्द है, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। समूह जो शब्द है ये भी समूहवाचक संज्ञा है ना। तो दल, गुच्छा, कक्षा, मेला, सभा इत्यादि कर दीजिए। ये सब के सब आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। शिव कुमार कह रहा सर अगले महीने में शादी है, क्या करूं सर? तो तुम एक ही काम कर रहे, या तो नौकरी ले ले और नहीं तो पत्नी से ले ले, दोनों में से एक ही काम करो। और अगर दोनों साथ साथ चल सकता है तो कोई बात नहीं है, क्या जी? हाँ। अगले महीने में शादी है। अच्छा, ये शादी जो है शिव कुमार, तुम्हारी शादी है क्या कि किसी और की शादी है? हो सकता है लव मैरिज कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। हालांकि आज जो हिसाब किताब है कि व्हाट्सएप पर प्यार हो जाना, इंस्टाग्राम पर ब्रेकअप हो जाना, एक मिनट में हो जाता है, बहुत सामान्य सा बात है ये। पहले का समय कुछ और था हम लोगों के समय में। हालांकि जो सारी चीजें आप करते वही सारी चीजें हम लोग के समय में भी थी। फर्क इतना ही था कि थोड़ा अंतर था, उसका तरीका अलग था। जैसे देखो, एक मैं बात आपसे कहता हूं। आज आज के आप लोगों के मोबाइल के दौर के लोगों के बारे में आपको 4 लाइन सुना देते हैं। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल कर, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और ये मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रख देते थे खत में कलेजा निकाल कर। तो खत का जो प्रचलन था ना, ये सबसे खूबसूरत था। 2-4 गो खत तो अभी भी मेरे पास होगा। लेकिन ये तुम्हारे पास कहे हैं, कभी अगर मेरी पत्नी से भेंट उठ हो जाए तो मत कहना कि सर ऐसा बोल रहे थे। देखो, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। और ये समूहवाचक संज्ञा में ये दल, गुच्छा, कक्षा, मेला, सभा, ये सारे जो शब्द हैं ये सब के सब आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, छोड़ दें अब, इसको पूरा कर देते हैं। अगला चलिए भाववाचक संज्ञा लिखिए। देखिए भाववाचक संज्ञा। सर आपका नाम क्या है? अच्छा ये पूछ रहे मेरा नाम क्या? आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते? जानते हैं ना। ऐसे हमको एस के सिन्हा कहते हैं। ऐसे एस के सिन्हा तो आप जानते ही होंगे, सिन्हा सर जानते ही होंगे। सर भी आएंगे तो बोलेंगे सिन्हा सर क्लास लेंगे। अब एस के सिन्हा पूरा नाम है संजय कुमार सिन्हा। देखिए, हम द्वापर से ही हमारे पास दिव्य दृष्टि है। द्वापर में हुआ था ना महाभारत, उसमें संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, तो इस युग में हमको भी दिव्य दृष्टि है।
हम बाहर का खत देख के अंदर का मजमून भाप लेते हैं कि अंदर का समाचार क्या होगा। देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, देखिए वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे किसी भाव, गुण, अवस्था, इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे किसी भाव, गुण, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जरा देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा देख लीजिए। जैसे आप कहते हैं बुढ़ापा, देखो भाववाचक संज्ञा है। मोटापा भी, जैसे जवानी भाववाचक संज्ञा है। जवान, जवान क्या है, तो जवान विशेषण भी है और जवान आपका जातिवाचक संज्ञा भी है। और जवानी उसके अंदर का वो गुण है जिसके चलते वो जवान कहला रहा है। तो जवानी क्या हो गया, ये आपका भाववाचक संज्ञा। हाँ मिठास भी, दयालुता, जैसे आपने अभी कहा मिठास, ये सब के सब आपके भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे ईमानदारी, जैसे सुंदरता, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। जितना भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण, उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे सुंदर गुणवाचक विशेषण है, उससे बन जाएगा सुंदरता। जैसे दयालु से दयालुता, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, जैसे मीठा से मिठास, जैसे खट्टा से खट्टा, खट्टापन, है ना। ये सब गुणवाचक विशेषण से जो जो संज्ञा बनता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब अंतिम आप लिख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए वैसी संज्ञा या वैसा नाम, वैसी संज्ञा या वैसा नाम जिससे वैसी वस्तुओं का बोध हो जो मापा या तौला जा सके। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कहता वैसी संज्ञा वैसा नाम जिससे वैसी वस्तुओं का बोध हो जिसे मापा या तौला जा सके। यानी जब भी आप प्रयोग करेंगे तो गिनकर प्रयोग नहीं करेंगे। मेरा डाउट जा रहा है, प्रिया कुमारी क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो। कुमारी चंदा शर्मा बोलिए सर रोटी बनाना बंद कर दीजिए क्लास। हाँ रोटी बनाने जाना है। हाँ
उसको इसलिए कह रही है कि क्लास बंद कर दीजिए। तो थोड़ा ज्यादा ही बनाना, हम लोग भी खा लें। देखो, अब कहते हैं वैसी संज्ञा वैसा नाम जिसे वैसी वस्तुओं का बोध हो जो मापा या तौला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके, यानी 3 रूपों में दिखेगा वो, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों नाम जो होगा इसको आप कहेंगे द्रववाचक संज्ञा। जैसे पानी, जैसे आप कह सकते हैं सोना, सोना मतलब गोल्ड जिसको कहते हैं, चांदी, जैसे कहते हैं चावल, तेल, लकड़ी, लकड़ी भी उसको ही मापा या तौला ही जाता है। अभी देखो छठ पर्व आ रहा है, मम्मी कहेंगे कि जाओ 5 किलो लकड़ी लेके आओ आम का, तो कैसे खरीदते हैं आप? तौल कर। और आप जब फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदते हैं मार्केट से तो फीट में खरीदते हैं, माप करके 1 फीट लकड़ी, 2 फीट लकड़ी, तो माप करो, तौल कर प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं हम द्रववाचक संज्ञा। अब एक और बात जान ली द्रववाचक का। जैसे मान लो आप अभी यहां से निकल रहे हैं और बार में आप अपने कमरे पर जा रहे हैं, आप 2 दोस्त यहां से निकले, ध्यान से सुनना, 2 दोस्त यहां से निकले, रास्ते में देखा आपने कि संतरा का ठेला लगा हुआ था, ठीक है? आपको दोस्त ने रोका कि भाई रुको, हमको थोड़ा संतरा लेना है, क्योंकि मम्मी बोली है संतरा लेके आना। तो संतरा लेने के लिए तो आपने कहा, तो आपने पूछा कैसे संतरा है, उसने कहा 80 रुपए किलो, बोला 1 किलो दे दो। तो आपने 1 किलो संतरा खरीदा। आपका दोस्त जो हॉस्टल में रहता है या अपना कमरा लेके रहता है, उसने कहा तू संतरा ले रहा है तो मेरा भी मन किया कुछ ले ही लेते हैं, लेकिन हम इतना लेके क्या करेंगे? तो उसने क्या किया, 2 संतरा उठाया, बोला अपने दुकानदार को पूछा उसने कि बताओ भाई ये 2 संतरे की कीमत कितनी? उसने कहा 2 संतरे की कीमत 20 रुपया दे दो। उसने कहा 20 रुपया दे दो। उसने कहा ठीक। उसने क्या किया, 20 रुपया उठा कर दे दिया। अब आप 2 दोस्त ने एक ही ठेले से संतरा खरीदा, लेकिन 2 तरीके से खरीदा। एक ने तौल कर लिया, एक ने गिनती से लिया। क्या? जिसने गिनती से लिया उसके लिए संतरा जातिवाचक, उसके लिए संतरा व्यक्तिवाचक। और जिसने संतरा 1 किलो तौल कर खरीदा, अब वो तौल कर लिया तो वो जो पैकेट में जो बंद संतरा था अब उसके लिए द्रववाचक। बात समझ रहे हैं? यानी अगर कहीं लिखा रहे 1 किलो संतरे तो संतरा क्या हो गया, द्रववाचक। और अगर कहें 5 संतरे तो क्या हो गया, जातिवाचक। अब क्लियर है? क्लियर है? यानी एक ही संज्ञा कई रूपों में दिखाई पड़ सकता है, निर्भर करता है कि आप उनका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए आज के लिए राम राम।